हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दैट मीन्स कि इस लेक्चर में हम लोग जीरोथ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ यानी चारों फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक्स के चारों फंडामेंटल लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये सब डिटेल में तो अलग अलग लेक्चर में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज ब्रीफली हम लोग इसमें लेक्चर में देखेंगे कि इन सब लॉज में क्या डिफरेंस है और एक साथ आप समझ भी जाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो कि इन सब लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आपको टेम्परेचर, एनर्जी यानी हीट, वर्क डन और एंट्रोपी, ये चार क्वांटिटी मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ के बाद आया था। इन तीनों लॉज पहले ही आ चुके थे, उसके बाद जीरोथ लॉ डिस्कवर हुआ था, जिसमें क्योंकि ये बहुत ही फंडामेंटल लॉ था और फर्स्ट लॉ तब तक आ चुका था तो इसको जीरोथ लॉ का नाम दिया गया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर दो सिस्टम किसी तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। ये दोनों आइसोलेट हैं एक दूसरे से। आइसोलेट सिस्टम, क्लोज सिस्टम, सिस्टम, इन सब के बारे में आपको थर्मोडायनेमिक्स में ये सारी टर्म्स पता होनी चाहिए। किसे कहते हैं, बाउंड्रीज क्या होती हैं ये पता होनी चाहिए। कोई भी जो गैस है, कुछ भी है जिस पे आप ऑपरेट कर रहे हैं, वो आपका सिस्टम होता है और ये बाउंड्रीज हैं। और अगर इन बाउंड्रीज से मैटर एक्सचेंज नहीं होता सराउंडिंग के साथ तो ये एक क्लोज सिस्टम होता है। अगर केवल एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, ओके, अगर एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो ये क्लोज सिस्टम है। और अगर एनर्जी और मैटर दोनों ही एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ओके। तो अब हमने क्या किया, एक इस तरह का सिस्टम लिया जो सराउंडिंग के साथ आइसोलेट है, ना मैटर ले रहा है ना हीट, ओके। इसके साथ ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसके साथ ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ये तीन सिस्टम है ए बी सी। ए और बी, इन दोनों के बीच में किसी भी तरह का मैटर या हीट का एक्सचेंज नहीं है, दोनों आइसोलेटेड हैं। लेकिन ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है ए और बी इनमें एक चीज सेम होगी। क्या चीज सेम होगी, टेम्परेचर, ओके। जब ये दोनों, जब ए इज थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी, बी इज ऑल्सो थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी, देन ए will also be in thermal equilibrium with B। और इनमें क्या चीज कॉमन होगी, टेम्परेचर तीनों का सेम होगा। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आपको एक क्वांटिटी मिलती है जिसका नाम है टेम्परेचर, ओके, अंडरस्टैंड। तो ये मोस्ट फंडामेंटल लॉ है, इसलिए इसका नाम जीरोथ लॉ लिया गया। सेकेंडली आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है, जिसके अकॉर्डिंग डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू है। क्यू, यू, डब्ल्यू ये सब पता होने चाहिए क्या है। डब्ल्यू वर्क डन है, यू इंटरनल एनर्जी है और क्यू अमाउंट ऑफ हीट है, ठीक है ना। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है कि अगर किसी सिस्टम में Q अमाउंट ऑफ हीट ऐड की जाए तो वो यूज होती है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन को बढ़ाने के, ठीक है ना। देखिए, इंटरनल एनर्जी सिस्टम की क्या होती है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। और सिस्टम में अगर आप आइडियल गैस लेते हो तो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं होते हैं, जितनी भी एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। और अगर आप रियल गैस लेते हो तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होती है। तो मोस्ट केसेस में हम लोग आइडियल गैस को एज ए सिस्टम लेते हैं अपना और उसको फिल करके प्रोसेस करते हैं, लेकिन रियलिटी में रियल गैस होते हैं उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इसको बताती है इंटरनल एनर्जी को। और यानी कि इंटरनल एनर्जी की जो मेजरमेंट है उससे टेम्परेचर कैलकुलेट होता है, ओके। और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन
बाय द सिस्टम भी होता है, ऑन द सिस्टम भी होता है। अगर आप सराउंडिंग से देखिए, ये आपका सिस्टम है, ठीक है, इसकी बाउंड्रीज हैं। मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये मैटर एक्सचेंज नहीं कर रही हैं, हीट एक्सचेंज कर रही हैं सिर्फ, तब उस कंडीशन में ये क्लोज सिस्टम होगा। और अगर मैटर और हीट दोनों ही एक्सचेंज नहीं कर रही हैं तो आइसोलेटेड सिस्टम है। तो आप इस तरह का सिस्टम लिया है, इस तरह की बाउंड्रीज लिए हैं जो कि क्लोज सिस्टम बता रही हैं। तो आपने क्या किया, बाहर से हीट ऐड की। बाहर से हीट ऐड करने से ये जो हीट है आपने इसमें ऐड की है, ये सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएंगी, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा और वर्क डन इंक्रीज होगा। वर्क डन पॉजिटिव या निगेटिव दो डिपेंड करता है। अगर एक्सपेंड हो रही है गैस, अगर गैस एक्सपेंड हो रही है, ठीक है, ये सिस्टम की जो बाउंड्रीज हैं ये बिल्कुल फिक्स नहीं है और गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तब बाय द सिस्टम वर्क होता है और उस कंडीशन में वर्क डन पॉजिटिव होता है। और अगर आप बाहर से कंप्रेस कर रहे हो तो ये चीज़ इस तरह से शो नहीं की जा सकती, इसीलिए हम एक सिलेंडर लेते हैं, उसमें पिस्टन लेते हैं, जिससे आपको शो हो जाए कि वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है वॉल्यूम, ठीक है। ये आपने इस तरह से लेते हो और ये कंडक्टिंग वॉल हो जाती है। यहाँ से आपने हीट ऐड कर दी। हीट तो आप फ्लेम के थ्रू कैसे भी ऐड कर सकते हैं। और ये फ्रिक्शनलेस, आपने वैसे फ्रिक्शनलेस होता नहीं है आइडियल कंडीशन में, लेकिन हम लोग कुछ कंडीशन ऐसी लेके चलते हैं जिसमें ज़्यादा हम लोगों को इंक्लूड ना करना पड़े, इक्वेशंस में थोड़ा और प्रॉब्लम आएगी। तो हमने एक फ्रिक्शनलेस सिलेंडर यहाँ पे पिस्टन लिया है और अगर हम यहाँ हीट ऐड कर रहे हैं तो उस कंडीशन में गैस एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी। गैस एक्सपेंड होगी तो पिस्टन ऊपर मूव करेगा। दैट मीन्स कि वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, बाय द गैस हुआ, है ना। सिस्टम हमारा गैस है तो पॉजिटिव वर्क डन आएगा। और अगर हम कंप्रेस करेंगे इसको पिस्टन से नीचे की तरफ, तो सराउंडिंग प्रेशर डाल रही है और वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ, ठीक है। तब उस कंडीशन में वर्क डन निगेटिव होता है। तो उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव निगेटिव साइन लिए जाते हैं। अगर हीट ऐड कर रहे हैं तो पॉजिटिव एनर्जी, और अगर निकाल रहे हैं तब निगेटिव एनर्जी हो गई, ठीक है। तो इस तरह से ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया जाता है, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है। साथ में ये भी बताता है कि फर्स्ट काइंड का परपेचुअल मोशन नहीं होता है। फर्स्ट काइंड का परपेचुअल मोशन दैट मीन्स कि अगर आप हीट ऐड ना करें तो आपको वर्क नहीं मिलेगा। जब तक कि आप हीट ऐड करते रहेंगे तब तक वर्क मिलता रहेगा। ऐसी कोई भी मशीन नहीं होती है जिसमें आप बिना हीट ऐड करें। थर्मोडायनेमिक्स में ऐसी कोई मशीन नहीं है कि आप हीट नहीं ऐड करेंगे, आप एनर्जी ऐड नहीं करेंगे और आपको वर्क डन मिल जाए। इसको कहते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ परपेचुअल मशीन। ओके, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको समझ में आ गया है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है और ये भी बताता है कि फर्स्ट काइंड का परपेचुअल मोशन नहीं होता है। अब आ जाते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैंने आपको कई सारे लेक्चर्स में समझाया था, जिसमें आपको कार्नोट थ्योरम भी समझाई गई थी, क्लॉसियस स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो नेगेटिव स्टेटमेंट। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट्स को नेगेटिव स्टेटमेंट इसलिए बोला जाता है कि वो उन सारे प्रोसेस को बताते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि केल्विन प्लैंक ने बताया था कि ऐसी कोई भी मशीन नहीं बन सकती है जो सोर्स से हीट ले और उसको पूरी को वर्क में कन्वर्ट कर दे। तो केल्विन प्लैंक के अकॉर्डिंग यानी कि दो टेम्परेचर लिमिट के बीच में ही हीट इंजन वर्क करेगा। और सेकेंडली क्लॉसियस ने कहा था कि इस तरह की कोई भी मशीन पॉसिबल नहीं है जो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट को ट्रांसफ़र कर सके। यानी इस तरह का आपको रेफ्रिजरेटर बनाना है तो आपको एक्सटर्नल वर्क डन करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए ये सारी नेगेटिव पॉसिबिलिटीज़ को बताता है, तो इसीलिए नेगेटिव स्टेटमेंट कहा जाता है। खैर, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एंट्रोपी के टर्म्स में भी समझाया गया, जिसके अकॉर्डिंग डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एस प्लस सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इसका इंपॉर्टेंट लॉ है। और क्लॉसियस ने मैथमेटिकली डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी
इससे डिफाइन किया था। एंट्रोपी का लेक्चर मैंने अच्छे से समझाया हुआ है आपको। एंट्रोपी अनअवेलेबल एनर्जी का मेजरमेंट होता है। अनअवेलेबल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो वर्क में कन्वर्ट नहीं की जा सकती है। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि प्रोसेस किस डायरेक्शन में पॉसिबल हैं। सभी नेचुरल प्रोसेस जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं में एंट्रोपी इंक्रीज होती है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है कि हमेशा डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। एंट्रोपी मैंने आपको बताया ही था, रैंडमनेस को बताती है या फिर अनअवेलेबल एनर्जी को बताती है या फिर मोस्ट प्रोबेबल स्टेट को बताती है। तो चेंज इन एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है इक्वल टू साइन फॉर रिवर्सेबल प्रोसेस और ग्रेटर साइन फॉर इरिवर्सेबल प्रोसेस, कि अगर सिस्टम और सराउंडिंग की जो एनर्जी चेंज इन एनर्जी होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी। किसी टाइम अगर सिस्टम में से हीट आप निकाल रहे हैं और इसकी एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है तो सराउंडिंग की जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज हो जाएगी और टोटल सम ऑफ द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस सराउंडिंग जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ये यूनिवर्स की एंट्रोपी है, ठीक है। कभी भी आप सिस्टम से हीट निकाल रहे हो तो सिस्टम की एंट्रोपी कम हो रही है लेकिन साथ ही साथ सराउंडिंग की एंट्रोपी इंक्रीज होती है। ऐसे ही कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम हो तब उस कंडीशन में उसकी भी एंट्रोपी में जो चेंज होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। बिना पॉजिटिव चेंज ऑफ एंट्रोपी प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये चीज़ बताती है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको ये बताता है कि एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन, दैट मीन्स कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर प्योर क्रिस्टल की जो एंट्रोपी होती है वो 0 होती है, ठीक है। प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एंट्रोपी 0 होती है 0 केल्विन टेम्परेचर पर। और ये भी बताता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि 0 केल्विन टेम्परेचर को अप्रोच करना पॉसिबल नहीं है, यानी आप किसी भी प्रोसेस से 0 केल्विन टेम्परेचर को नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि कार्नोट साइकिल जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा है उसमें एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला पढ़ा है। एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हॉट। ये आपने एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला है जो कि बिल्कुल सही है। 1 माइनस लोएस्ट टेम्परेचर अपॉन जितना भी हाईएस्ट टेम्परेचर है, जिन लिमिट के बीच में कार्नोट साइकिल वर्क करती है। और अगर TL की वैल्यू 0 हो जाएगी तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। और कभी भी 100% एफिशिएंसी का कार्नोट हीट इंजन डिज़ाइन नहीं हो सकता है। ये भी स्टेटमेंट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कार्नोट साइकिल ने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें पता है। तो दैट मीन्स कि 0 केल्विन टेम्परेचर को ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है किसी भी तरह से, ठीक है। और 0 केल्विन टेम्परेचर पे ये माना जाता है कि प्योर क्रिस्टल की जो एंट्रोपी होती है वो 0 होती है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको एक रेफरेंस पॉइंट देता है जिसके रेस्पेक्ट पर आप किसी भी स्टेट में किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की एंट्रोपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि नर्स ने दिया था। फ्रेंड्स, आपको पता चला कि ये जितने भी लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं उनमें आपको 0 से टेम्परेचर, इससे QW और इंटरनल एनर्जी और S एंट्रोपी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मिला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू।